क्योंकि जब तक आप पहले संरचनावाद और प्रकार्यवाद नहीं समझोगे तब तक तो व्यवहारवाद नहीं समझोगे ना। अलग कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि संरचनावाद शुरू हुआ, संरचनावाद के विरोध में क्या शुरू हुआ, प्रकार्यवाद, और प्रकार्यवाद के विरोध में ही शुरू हुआ व्यवहारवाद। तो जब तक इसका पीछे का आपको यही नहीं पता कि क्या है, तब तक तो फिर वो रटने वाला ही काम रहेगा ना। मैंने पहले भी कहा हमेशा एक कहानी समझनी है, कहानी आपको बहुत काम आती है, फैक्ट भूल जाओगे। इसके बाद आता है आपके पास व्यवहारवाद। यहां से आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना। व्यवहारवाद क्या है, चलो बताओ। उत्तर प्रदेश में कभी भी सवाल नहीं छूटता व्यवहारवाद से, और एक ही सवाल है आपके पास कि जो व्यवहारवाद के जो फॉलोअर्स हैं वही आने हैं आपसे, ठीक है। अब व्यवहारवाद आप ये समझ लो कि सबसे पहले जो व्यवहारवाद में क्वेश्चन आता है आपके पास वो ये व्यवहारवाद के जनक, बताओ कौन, वॉटसन, ठीक है। वॉटसन के बाद जितने भी आपने लर्निंग में थ्योरी पढ़ी हैं, स्किनर, पावलोव, वॉटसन, हल, मिलर, कैदिन, और एक और क्या रहेगा आपके पास, गुथरी, इस टाइप के जितने नाम हैं वो सारे के सारे व्यवहारवादी हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे जिनकी थ्योरी आती जाएंगे उनको हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यही है, और यूपी का तो बिल्कुल फेवरेट ही है कि इनमें से कौन व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो विलियम वुंड जो हैं वो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, और अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में शुरू किया इन्होंने। ये देख लेने की इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि यूपी में इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब वहां शुरू किया तो व्यवहारवाद का एक्चुअल काल या जो डेवलप का काल माना जाता है ना, वो 1913 से 17 के बीच में माना जाता है कि इस टाइम पर, या कहीं 1917 से 1920 का टाइम रहता है, ठीक है। यहां से आपको ये माना जाता है कि इस टाइम पर व्यवहारवाद की नींव पड़ी, या व्यवहारवाद जो है वो फला फूला। अब बात यह कि इन नामों के अलावा व्यवहारवाद एक्चुअली होता क्या है। हाँ, व्यवहारवाद जो है वो व्यक्ति के व्यवहारवाद, वॉटसन ने कहा कि व्यवहारवाद जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। आज की डेट में क्या है, मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, मनोविज्ञान के आज की डेट में व्यवहार का अध्ययन ही करता है ना मनोविज्ञान, और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब बात ये आती है कि ये व्यवहार क्या है। व्यवहार में व्यक्ति की चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। व्यवहार में ऐसा नहीं है कि जो आपकी चेतन क्रियाएं हैं, जब हमने ये कहा कि मनोविज्ञान है वो आपका अध्ययन करता है किसका, व्यवहार का, तो व्यवहार में व्यक्ति की चेतन और अचेतन क्रियाएं आती हैं, और चेतन और अचेतन क्रियाओं के साथ साथ व्यवहारवाद में यह माना गया कि मनुष्यों के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनकी क्रियाओं को भी शामिल किया गया। यानी कि आपने देखे ना, क्या नाम है इसका, जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं, बच्चों पे कम, जानवरों पे ज्यादा। अगर हम व्यवहारवाद में वो हमारा काम का ही नहीं है, अगर हमने व्यवहारवाद में उन जानवरों को, पशु पक्षियों को शामिल ही नहीं किया, तो फिर उनके व्यवहार को हम यहां शामिल क्यों करेंगे भाई, अपने ऊपर क्यों अप्लाई करेंगे। इसके लिए दो रीजन है। पहले रीजन तो ये कि व्यवहार शब्द में कि जो व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उनमें आदमी के साथ साथ पशु पक्षी और इनकी भी क्रियाएं शामिल कर ली। दूसरा कि व्यवहारवाद में पशु पक्षी के ऊपर प्रयोग ज्यादा इसलिए किए गए क्योंकि वो प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं ना, अभ्यास पर फोकस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस और अभ्यास पर जब फोकस कर रहे हैं तो दिमाग की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपके, हमारे ऊपर या बच्चों के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो क्या है, उसके पास दिमाग है। अब जैसे थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने कहा बार बार घंटी बजेगी तो खाना आएगा, है ना। अगर इसी की जगह इंसान के बच्चे या किसी दिमाग वाले के ऊपर किया होता तो क्या होता, क्या वो ऐसा रिस्पॉन्ड करता, क्या हमें ये पता चलता कि बिना दिमाग के भी सीखा जा सकता है, कॉग्निशन की दिमाग की जरूरत ही नहीं है सीखने में। और ये हमें इसलिए समझना पड़ता है, सीखने में दिमाग की कम आवश्यकता या है नहीं,
अभ्यास की सिर्फ आवश्यकता है, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ब्रेन डेवलप होता नहीं है। अगर ब्रेन डेवलप होता नहीं है तो फिर आप उसको पढ़ाओगे कैसे? तो उसके लिए फिर वो आप थॉर्नडाइक, स्किनर और वॉटसन वाली टेक्निक यूज करोगे। इसलिए हमें व्यवहारवाद पढ़ाया जाता है। अब व्यवहारवाद में ना दो आइडियोलॉजी, क्योंकि व्यवहारवाद आया किस लिए कि जैसे हमने पहले प्रकारवाद के विरोध में आया व्यवहारवाद। अब प्रकारवाद के विरोध में आया ना, तो व्यवहारवाद की ना दो स्ट्रीम हो गई, दो अलग अलग विचारधाराएं व्यवहारवाद की। एक धनात्मक पॉजिटिव, धनात्मक व्यवहारवाद, ठीक है, या अनुभाविक व्यवहारवाद। दूसरा आपके आ गया ऋणात्मक, व्यवहारवाद। इसको कहते हैं तात्विक। व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद की ये दो ब्रांचेस हो गई। अब ये दो ब्रांचेस कौन सी? जैसे ही कहा कि ये धनात्मक है या पॉजिटिव बिहेवियरिज्म है और ये नेगेटिव बिहेवियरिज्म है। अब पॉजिटिव बिहेवियरिज्म कौन सा और नेगेटिव बिहेवियरिज्म कौन सा? कि वो बिहेवियरिज्म जिसने स्टडी किया किसको? हमारे संज्ञान, संवेग, स्मृति, प्रत्यक्षण, ठीक है। यानी कि इस टाइप के जितने कॉग्निटिव काम या जितने प्रोडक्टिव काम किए जिस ब्रांच ने, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? अनुभाविक या फिर धनात्मक, ठीक है, कि जिन्होंने नए काम किए। ऋणात्मक व्यवहारवाद वो है जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रकारवाद की आलोचना की। कहा ना कि जब इसके क्रिटिसिज्म में आया, ये वाले जो लोग थे वॉटसन, स्किनर, पावलोव, ये इनसे, जॉन डीवी से और बाकी लोगों से, जेम्स से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो जो जो बातें उनके विरोध में कही इन लोगों ने, उन बातों को ऋणात्मक व्यवहारवाद कहा जाता है। और जो बातें इन्होंने प्रोडक्टिव काम कहे उनको हमने पॉजिटिव बिहेवियरिज्म का। एक्चुअली ये पॉजिटिव बिहेवियरिज्म ही हमारे काम का है या हमारा स्टडी मटेरियल है। क्योंकि अगर किसी ने किसी की बुराई की है या उसमें वो पॉइंट ऑफ निकाले हैं, वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है। हालांकि वो भी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पहले वाले में क्या कमियां रही थी और इस वाले में क्या लाभ हैं। तो समझना हमें दोनों ही है। लेकिन इस क्षेत्र में जो इनके काम किए गए ना, ये, इसके अलावा इसमें जो है लर्निंग, सीखना, इन क्षेत्रों में जो काम किए गए इनको हम पॉजिटिव बिहेवियरिज्म कहते हैं। इस पॉजिटिव बिहेवियरिज्म में एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके पास, आपके सिलेबस में नहीं है और आप लोगों ने शायद अब से पहले पढ़ा भी नहीं होगा, कहीं पर भी बुक्स में भी नहीं है। गुथरी, पढ़ा ना? सुना कभी? हाँ, राइटर का नाम नहीं है, ये इसी आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं। व्यवहारवाद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद, करने के बाद समझ में आएगा। जो सिलेबस नहीं है तो हमें सिर्फ वही महत्वपूर्ण लगता है जो हमारे सिलेबस में है, बाकी हमें कोई महत्वपूर्ण ही नहीं ना। गुथरी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुथरी एक वो व्यक्ति था पहला जिसने ये कहा कि सीखने के लिए ना अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, सिंगल एफर्ट लर्निंग, एकहरा प्रयास अधिगम, सिंगल एफर्ट लर्निंग, ये सिद्धांत था इनका। मतलब ये कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनके सीखने के लिए आपको एफर्ट की जरूरत नहीं है। थॉर्नडाइक की आइडियोलॉजी का ही फॉलोअर है, लेकिन आइडिया थोड़ा सा उनसे अलग है। जैसे पेंसिल पकड़ना, माचिस जलाना, इसके लिए कहां आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम इन्हीं सब बातों को, माचिस जलाना, पेंसिल पकड़ना, साधारण क्रियाएं जितनी हमारी हैं, अगर हम थॉर्नडाइक के लर्निंग के रेफरेंस में समझें तो फिर कैसे समझ पाएंगे? वो तो इस बात की व्याख्या नहीं करते ना थॉर्नडाइक तो, लेकिन गुथरी इस बात की व्याख्या करते हैं।
वो कहते हैं कि कुछ हमारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको सीखने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे शायद यूपी के एग्जाम में, पता नहीं कौन से वाले में, कि किसने ये कहा कि लर्निंग में एफर्ट की जरूरत नहीं है या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद एक बार एक नाम, एक जगह और इंपॉर्टेंट नाम आता है, गुथरी का जो सिद्धांत है, या ये जो है इनका ये जो आइडियोलॉजी है, ये इन्होंने सिद्धांत दिया बुरी आदतों को सुधारने में। बुरी आदतों को सुधारने के लिए, अब बुरी आदतों को सुधारने के लिए ना इन्होंने 3 छोटे छोटे मेथड्स बताए। नाम समझ लो कि 3 छोटी छोटी टेक्निक्स या विधियां। ये ऋणात्मक है ना आपके पास, लिख लिया ना, ये यहां इसको समझ लो, यहीं समझ लो, मैं यहां लिख देता हूं इसको ऊपर। गुथरी का सिद्धांत क्या है कि बुरी आदतों को सुधारना। बुरी आदतों को सुधारना। अब बुरी आदतों को सुधारने के लिए इन्होंने 3 टाइप के मेथड या 3 टाइप की विधियां बताई। पहली सीमा विधि, दूसरी थकान विधि, और तीसरी क्या कहते हैं इसको, अरे कॉन्ट्राडिक्टरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परस्पर विरोधी। परस्पर विरोधी उद्दीपन, है ना। ये पहली बात, गुथरी का नाम दो जगह इंपॉर्टेंट क्यों? पहला, सीखने के लिए प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कि बुरी आदतों को सुधारना है। अब बुरी आदतों को सुधारने के लिए इन्होंने 3 मेथड बताए, सीमा विधि, थकान विधि और परस्पर विरोधी विधि। नाम सुने कभी? नहीं, समझ लो, बहुत आसान और बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए एज ए क्लासरूम में, चाहे सवाल आए या ना आए। सीमा विधि क्या कहती है कि सीमा का मतलब यहां पर एक लिमिटेशन है। कहीं कहीं जब बहुत डिटेल सर्च करोगे ना तो वो आता है क्या, दहली, या इसको हम बाउंड्री कहें, लिमिटेशंस। अब बाउंड्री क्या होता है कि आदतों को सुधारने के लिए आप क्या करते हो कि उसको एक उद्दीपक प्रोवाइड करते हो, है ना, स्टिमुलस। स्टिमुलस कैसा कि बहुत स्लो स्टिमुलस है, एक लिमिट है आपके पास, एक सीमा है। जब आप वो उस सीमा से नीचे का स्टिमुलस आप उसको प्रोवाइड करते हो तो वो उसको रिएक्ट नहीं करता, उसको नोटिस ही नहीं करता। कैसे? अगर बच्चे के अंदर कोई बुरी आदत है, ठीक है, और उस बुरी आदत को सुधारने के लिए आपने उसको थोड़ा सा डांट दिया, क्या वो नोटिस करेगा? क्या वो सुधरेगा? लेकिन अब आप क्या करोगे, उसी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर ले जाओगे। अब जब आप ऊपर ले जाओगे, अब वो क्या है, उसको नोटिस करना शुरू करेगा, और उस नोटिस करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो उस बुरी आदत से अपने आप को अलग करना शुरू करेगा। इसको सीमा विधि या दहलीज विधि कहते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा आपके पास थकान विधि। थकान विधि बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये आपको कहां, दर्शन शास्त्र में भी मिलेगी। दर्शन शास्त्र में कहां, अब मैं नाम मिस कर रहा हूं, आप देख लेना, कि किसी ने यह कहा कि अगर आपकी मन कोई काम को करने में करता है तो आप उस काम को तब तक करते रहें जब तक आपका मन ना भर जाए। थोड़े टाइम बाद आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। यही ना, यही थकान विधि है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको तब तक करने दो, बार 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 करने दो। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छी आदतें हैं, अब उसको दारू पीनी है, पीने दो। पीने दो ऐसे तो नहीं कि इतनी 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 रोज पिएगा, ना ना ना, तब तो वो लिमिटेशन वाले में चला जाएगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितनी पीनी है ना, घर में बैठ और पूरे दिन पीता रहे। 4 दिन 6 दिन 10 दिन के बाद एक दिन वो आएगा जब वो खुद नहीं पिएगा। रेगुलर लत नहीं लग रहा है। रेगुलर लत तब लगेगा कि जब आप उसको ये लिमिटेशंस वाले में रखेंगे कि नहीं यार आपको इतना पीना है, इतना पीना ना, आपको जितना पीना है ना, आपको दारू, आपको शराब बहुत अच्छी लगती है ना, आप 2 दिन सिर्फ शराब ही पिएंगे, 5 दिन सिर्फ शराब ही पिएंगे।
और ये थकान वाले लेवल तक ले जाना है, ये कोई 2-4 दिन वाला बैरियर नहीं बता रहा मैं आपको। बोलो कि अगर आपको कोई बाहर की कोई, आज जैसे आप गुटखा खा रहे हो तो सिर्फ 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन जितने दिन मन करता है ना उतने दिन सिर्फ गुटखा ही खाना है आपको, जब तक मन नहीं भर जाता। ऐसा होता ही नहीं है कि आदमी का मन ना भरे, चीजों से वो ड्रॉबैक ना करे, चाहे कितनी भी अच्छी चीज है। वो शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी किसी भी चीज से बोर नहीं होते। हम एक बहुत अच्छी चीज से भी, जो हम बहुत चाव से खरीद के लाते हैं, उससे भी एक दिन बाद हम बोर होना शुरू होते हैं। ये वही बोर होने को थकान विधि कहते हैं। नॉर्मल शुरू में देखा ना आपने, नई नई गाड़ी वाड़ी खरीद ला, कोई बहुत महंगी गाड़ी आपने खरीद ली, अब क्या है, आपको कहीं जरा सा भी बाहर जाना है तो बस आप ले ली गाड़ी। अब 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 1 साल आप गाड़ी चलाते हो, उसके बाद वही गाड़ी है वो खड़ी रहती है। तो ये है, ठीक है। इसके बाद आता है परस्पर विरोधी उद्दीपन। अब सुधारने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परस्पर विरोधी उद्दीपन क्या होता है कि जब वो कोई काम कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट में वैसा ही काम करना, आपको कुछ नहीं करना उसको। जैसे कहा ना, क्या है ना, चल रही थी दारू वारू, है ना, हस्बैंड दारू पी रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मना नहीं करना, मैं भी आपके साथ ही पीऊंगी। ये परस्पर विरोधी है, ठीक है। कोई मना करना नहीं है उसको आपको कि नहीं यार मना करना है कि नहीं दारू खराब चीज, कुछ नहीं करना है ना। वो दारू पी रहा नहीं, आज से मैं भी आपके साथ पीऊंगी, कोई समस्या नहीं है। अब वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन तो पिएगा, उसके बाद 10 दिन 15 दिन एक ये लिमिट आएगी जब वो उस चीज से ड्रॉबैक करना शुरू करेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा मैंने पढ़ा कहीं, तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लिखा उसमें, वो कि ये कि एक बच्ची है क्लासरूम में, जब वो पढ़ना शुरू करती है तो बच्चे थोड़ी बातें करना शुरू करते हैं। जब वो पढ़ती है तो बच्चे बातें करना शुरू करते हैं। अब वो बहुत टाइम तक वो परेशान हुई, उसके बाद उसने क्या किया, एक टेक्निक निकाली, या उसके बाद उसने क्या किया कि बजाय उस किताब को पढ़ने के, उसने ऐसी कहानियों की या मनोरंजक वाली एक किताब निकाल ली और उसको जोर जोर से लाउडली पढ़ना शुरू किया। आप अपना बात कर रहे हो, कोई समस्या नहीं है, मैंने अपनी किताब निकाली और मैंने उसको जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि वो वाला जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। परस्पर विरोधी है, समझ रहे हो ना, कि जो आप कर रहे हो कॉन्ट्ररी, मैं वैसा ही कर रहा हूं या मैं उसके अपोजिट में कर रहा हूं, मुझे आपको कुछ नहीं कहना, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, या ये जो 3 सिद्धांत हैं, ये गुथरी का सिद्धांत है। ये बुरी आदतों को सुधारने के लिए बिहेवियरिज्म में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। क्योंकि हमारे पास एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आता तो हमको लगता है अच्छा यार है नहीं। क्या क्लासरूम में या हर एक टीचर को ये चीज नहीं समझनी चाहिए? क्या पता कौन सी चीज आपको काम आए बच्चे को पढ़ाने में, ठीक है। सपना जी क्लियर?